वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज सागर। आज हम यहाँ 18 अप्रैल 2020 की कुछ मुख्य हिंदी खबरें पेश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पोस्ट ब्रेक्जिट ट्रांजिशन पीरियड क्यों रहा चर्चा में, जानेंगे इसके बारे में। कोविड-19 के लिए सीसीएमबी ने किया निष्क्रिय विषाणु आधारित वैक्सीन का विकास। ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद WWF इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने। किसानों के लिए लॉन्च हुआ किसान रथ मोबाइल ऐप। और 18 अप्रैल को मनाया गया विश्व विरासत दिवस। पोस्ट ब्रेक्जिट ट्रांजिशन पीरियड। कोविड-19 की अनिश्चितता के चलते उत्पन्न हुई चुनौतियों को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष प्रमुख ने ब्रिटेन को पोस्ट ब्रेक्जिट ट्रांजिशन पीरियड में वृद्धि करने की सलाह दी है। गौरतलब है कि ब्रिटेन के लिए यूरोपीय संघ से अलग होने के बाद ट्रांजिशन पीरियड 31 दिसंबर 2020 को समाप्त हो जाएगा। ऐसे में बिना किसी व्यापारिक समझौते के दोनों तरफ से आयात और निर्यात प्रभावित होगा। वर्तमान में ब्रिटेन विश्व के उन देशों में शामिल है जिनमें कोविड-19 का सबसे गंभीर प्रभाव देखने को मिल रहा है। यहाँ कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु का पहला मामला 28 फरवरी को सामने आया था। पोस्ट ब्रेक्जिट ट्रांजिशन पीरियड क्या है? ब्रिटेन 31 जनवरी 2020 को यूरोपीय संघ यूरोपियन यूनियन से औपचारिक रूप से पृथक हो गया, जिसके तहत अब वह यूरोपीय संसद और यूरोपीय कमीशन से अलग हो गया है। परंतु अभी वह आगामी 11 महीनों तक यानी कि 31 दिसंबर 2020 तक यूरोपीय कस्टम यूनियन और एकल बाजार यानी सिंगल मार्केट का हिस्सा बना रहेगा। यह अवधि ही पोस्ट ब्रेक्जिट ट्रांजिशन पीरियड है। इस अवधि के दौरान दोनों पक्षों के बीच व्यापार, वीजा और अन्य मामलों पर आवश्यक समझौते किए जाएंगे। इस दौरान यूरोपीय यूनियन और ब्रिटेन के बीच लोगों की आवाजाही और मुक्त व्यापार की अनुमति पूर्ववत बनी रहेगी, क्योंकि ब्रिटेन के कुल निर्यात में से 46% की खपत यूरोपीय बाजार में होती है और ऐसे में ट्रांजिशन अवधि के बाद बिना किसी व्यापार समझौते के ब्रिटेन के निर्यात को काफी हानि हो सकती है। इस अवधि को रखने का उद्देश्य ब्रिटेन यूरोपीय संघ की नई वार्ता के लिए कुछ समय लेना है। ध्यातव्य है कि वर्ष 1993 में यूरोपीय संघ की स्थापना के बाद ब्रिटेन इस संगठन से अलग होने वाला पहला सदस्य है। हमारी दूसरी खबर, कोविड-19 के लिए सीसीएमबी ने किया निष्क्रिय विषाणु आधारित वैक्सीन का विकास। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र सीसीएमबी के शोधकर्ताओं द्वारा हाल ही में दी गई जानकारी के अनुसार वे कोरोना वायरस से निपटने हेतु निष्क्रिय विषाणु आधारित वैक्सीन इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन के निर्माण का प्रयास कर रहे हैं। शोधकर्ताओं के मुताबिक यह वैक्सीन कोविड-19 के प्रसार व इसके दुष्प्रभावों को रोकने का सबसे कारगर उपाय है, क्योंकि इनएक्टिवेटेड वैक्सीन अपनी सुरक्षा और निर्माण की आसान प्रक्रिया के लिए जानी जाती है। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन क्या है और कैसे काम करती है? इस प्रक्रिया में पहले बड़ी संख्या में विषाणुओं का संवर्धन किया जाता है और फिर उन्हें रासायनिक प्रक्रिया या ऊष्मा द्वारा मार दिया जाता है। इस मृत जीवाणु को मानव शरीर में प्रवेश कराने पर यह कुछ रोग प्रतिरोधक के उत्सर्जन के माध्यम से प्रतिक्रिया करती है, जो इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन के रूप में कार्य करती है। प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा पहचाने जाने वाले एंटीजन को भी सुरक्षित छोड़ दिया जाता है। गौरतलब है कि पोलियो और रेबीज के लिए इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का विकास इसी प्रकार किया गया था, जिसकी सफलता के बाद इस क्षेत्र में उपयुक्त विशेषज्ञता उपलब्ध है। हालांकि मानव शरीर के बाहर इस विषाणु का विकास करना एक बड़ी तकनीकी चुनौती है। अगली खबर, विश्वनाथन आनंद WWF के ब्रांड एम्बेसडर बने। पूर्व विश्व शतरंज चैंपियन ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को हाल ही में WWF इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। दरअसल WWF इंडिया भारत में पर्यावरण संरक्षण के अपने 50 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहा है। इस अवसर पर विश्वनाथन आनंद ने कहा कि वे WWF इंडिया से जुड़कर खुश और रोमांचित हैं और वे अपने संगठन के साथ मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों और युवाओं को अपनी प्रकृति को बचाने की ज़रूरत के बारे में बताएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे बच्चे बेहतर और हरे भरे पेड़ों से भरी दुनिया के हकदार हैं और माता पिता के तौर पर यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें रास्ता दिखाएं। गौरतलब है कि विश्वनाथन आनंद कोरोना वायरस से लड़ने में भी मदद कर रहे हैं। अगली खबर, किसानों के लिए लॉन्च हुआ किसान रथ मोबाइल ऐप। कोरोना वायरस के चलते देश भर में 3 मई तक लागू लॉकडाउन के कारण किसानों को फसल व सब्जी इत्यादि बेचने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की इस परेशानी को देखते हुए केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 17 अप्रैल 2020 को किसान रथ नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च की। किसान रथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य कृषि उत्पादों के परिवहन में सुगमता लाना है। इस ऐप के द्वारा किसान और व्यापारी आसानी से फसलों की खरीद और बिक्री कर सकेंगे। यह मोबाइल ऐप देश के सभी राज्यों के किसानों के लिए जारी की गई है। यह ऐप देश भर के किसानों और व्यापारियों को कृषि उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में मदद करेगी।
इस ऐप से किसानों और व्यापारियों को परिवहन वाहनों, ट्रक या अन्य सामान ढोने वाले वाहनों के बारे में जानकारी मिलेगी। ऐप में इन वाहनों के आने के समय एवं स्थान के बारे में जानकारी होगी, जिससे किसान एक तय समय और स्थान पर जाकर फल, अनाज, सब्जियों आदि को बेच सकेंगे। इसके अलावा ट्रांसपोर्टर्स भी इस ऐप के जरिए सामान की ढुलाई के लिए अपने वाहन अथवा गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कृषि मंत्रालय के अनुसार अब तक 5.5 लाख से अधिक ट्रकों को ऐप पर सूचीबद्ध किया जा चुका है। डाउनलोड और रजिस्ट्रेशन कैसे करें इस ऐप का? इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। डाउनलोड करने के बाद इसमें मांगी गई नाम, मोबाइल नंबर और आधार जैसी जानकारियों के साथ पीएम किसान के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद मोबाइल नंबर और एक पासवर्ड के जरिए ऐप में लॉगिन किया जा सकेगा। यह ऐप हिंदी और अंग्रेजी के अलावा गुजराती, मराठी, पंजाबी, तमिल, कन्नड़ और तेलुगु भाषा में भी उपलब्ध है। हमारी अगली और आखिरी खबर है, 18 अप्रैल को मनाया गया विश्व विरासत दिवस। अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद ICOMOS द्वारा 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया गया। इस दिवस का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर सांस्कृतिक विरासत की विविधता की महत्ता के बारे में जागरूकता पैदा करना तथा भविष्य के लिए संरक्षित करना है। वर्ष 2020 के लिए विश्व विरासत दिवस का विषय साझा संस्कृति, साझा विरासत, साझा जिम्मेदारी, शेयर्ड कल्चर्स, शेयर्ड हेरिटेज, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहा, जबकि वर्ष 2019 के लिए इस दिवस का विषय ग्रामीण परिदृश्य, रूरल लैंडस्केप्स था। कोविड-19 महामारी की गंभीरता और व्यापकता को देखते हुए इस वर्ष इस दिवस को इंटरनेट के माध्यम से मनाने का निर्णय लिया गया, जिसमें आभासी सम्मेलन, ऑनलाइन व्याख्यान, प्रेस विज्ञप्ति एवं सोशल मीडिया अभियान जैसी कई गतिविधियां शामिल हैं। गौरतलब है कि विश्व भर में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद द्वारा प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। परिषद द्वारा वर्ष 1982 में इस दिवस को मनाने का प्रस्ताव किया गया था, जिसे यूनेस्को की 1983 में हुई 22वीं आम सभा द्वारा अनुमोदित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद ICOMOS की स्थापना वेनिस चार्टर में उल्लिखित सिद्धांतों के आधार पर की गई। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।